तो दोस्तों फाइनली हिंदी मीडियम वाले बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुकी है और यहाँ पर जो पेपर है आज सीबीएसई क्लास 12 2023-24 भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का पेपर है। तो चलिए देखते हैं हिंदी मीडियम में पेपर आपका किस पैटर्न में किस फॉर्मेट में आने वाला है, क्वेश्चंस किस तरह से होने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा, 70 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, सभी आपको अनिवार्य होंगे। जो भाग है पार्ट है वो ABCDE 5 पार्ट में डिवाइड होगा। 1 से 17 जो क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे MCQ 1-1 नंबर के, 18 और 19 2 प्रश्न आपको केस स्टडी वाले 3-3 नंबर के होंगे। उसके बाद जो आपके पास 20, 21, 22, 23 4 प्रश्न होंगे वो 3-3 नंबर के लघु उत्तरीय होंगे। 24 से 28 आपको 5-5 नंबर का यानी कि दीर्घ बड़े लॉन्ग टाइप के, और 29-30 प्रश्न जो आपका वो मैप बेस पर आधारित होगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है। खंड एक पहला खंड है ए खंड। यहाँ पर आपको 2 अभिकथन और कारण आपको दे रखे हैं। आपको इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो जो अभिकथन है वो है उच्च स्तरीय के मानव विकास समूह में 53 यानी कि 53 देश है। इसका कारण है कि लोगों और सुशासन में अधिक निवेश स्थापित हुआ है। यह समूह दूसरों से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। आपको अगर आंसर देखने तो अपने टीचर्स से संपर्क करेंगे। साथ में मार्किंग स्कीम और आंसर की भी CBSE ने जारी की है। अब यहाँ पर देखो, आप देखोगे इसके 4 विकल्प हैं और चारों में से इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका आंसर है, तो पहले का जो आंसर है वो आपका B रहेगा, यानी कि A और R दोनों सही हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें और सहायता से ये सही उत्तर दिए गए कोड से चुनेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के चरण विशेषताएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पूरा स्टेटमेंट एक बार इसे पढ़ेंगे। उसके बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो B वाला करेक्ट है। ठीक है, एक बार देख लेंगे किस तरह से B वाला है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो तीसरा प्रश्न आपका माराकाइबो, एस्किरा और त्रिपोली बंदरगाहों को वर्गीकृत किया गया है। तो क्या है ये जो सारे हैं ये तेल बंदरगाह हैं। ठीक है, तो ऑयल पोर्ट है, C ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आप फिर से कथन दे रखे हैं, आपको कथन को एक बार आप पढ़ें स्टेटमेंट, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो इसका जो है केवल पहला कथन सत्य है, यानी कि आधुनिक कृषि संसाधन, ये वाला आपका करेक्ट रहेगा और ये गलत है, इसलिए ये आपका आंसर जो है वो B करेक्ट होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न मानव विकास और इसके स्तंभों की सूची नीचे दी गई है। संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। मतलब इसमें से 3 सही हैं लेकिन एक गलत है, तो जो गलत है वो यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर दिया है। तो C आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो आंसर हैं मैंने आंसर की से ही निकाले हैं। तो आपको अगर बेटर आंसर चाहिए तो आप आंसर की ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक प्रश्न का पैटर्न बता रहा हूँ कि किस पैटर्न में आपको प्रश्न आएगा। 6ठा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। भाषाई यानी कि लैंग्वेज का, तो ये C है इंडो आर्यन। उसके बाद देखेंगे 7वां प्रश्न, तो ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है 8वां प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कम ऑर्डर सेवा का उदाहरण है। तो भैया माली, कम ऑर्डर सेवा यानी कि जल्दी माली जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो, विश्व के देशों के निम्नलिखित में से किस समूह में HYB की गेहूं एवं चावल का विकास हुआ है। तो मैक्सिको और फिलीपींस है B ऑप्शन। 10वां प्रश्न यहाँ पर फिर से कथन देखेंगे आप, और कथन के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपको C मिलता है, यानी कि दोनों सही हैं और एक दूसरे का सही ढंग से बताता है ना, तो दोनों आपको सही स्टेटमेंट। उसके बाद 11वां प्रश्न देखो, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। और ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आंसर मिलता है वो A वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा जल संचयन का लाभ नहीं है।
है ना, वर्षा जल संचयन। तो भैया जल विद्युत उत्पादन में सहायक होता है, ये संचय नहीं होता इसमें वर्षा का। और उसके बाद देखो 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्थितियों को सुधारने के लिए शुरू की गई थी आज़ादी के बाद भारत में सड़कों की संख्या? तो इसमें 20 वर्षीय सड़क योजना, डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आपसे ये राष्ट्रीय जल नीति बनाने को कहा जाए तो क्या होगा? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्या होगी? तो भाई पीने का पानी उपलब्ध कराना है ना, सबसे मेन चीज़ तो पीने का पानी। अगर पीने का पानी ना हो तो बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे? अगला प्रश्न आपके लिए है, और यहाँ पर आपको 15 से 17 ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ को आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में समझ सकते हैं। इस ग्राफ को एक बार देखें पूरा, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको 15वां देखना है। एक बार ग्राफ को ठीक अच्छे से देख लेना, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। और 15वां प्रश्न आपको है कि ग्राफ के अनुसार जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कैसे होती है? तो भैया प्राकृतिक वृद्धि जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर से ही होती है ना। इसी तरह से 16वां प्रश्न है, उच्च उतार चढ़ाव वाली अवस्था से निम्न उतार चढ़ाव वाली अवस्था में संक्रमण क्या होता है? तो चरण इंगित करेंगे, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव, यानी कि बी ऑप्शन। इसी तरह से ग्राफ के अनुसार आपको कम से कम किस स्थिति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं आप? तो भैया उच्च जन्म दर, निम्न उच्च मृत्यु दर, है ना। तो जन्म भी उच्च है और मृत्यु उच्च दर है। अब यहाँ पर क्योंकि निम्न दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है जो ग्राफ वगैरह दिया होता है, तो यहाँ पर अगर आप 15 प्रश्न देखेंगे तो जनसंख्या की प्राथमिक वृद्धि में की गणना कैसे की जाती है? तो जन्म दर और मृत्यु दर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 16वां प्रश्न है। 16 प्रश्न आप पढ़ लें अपने किसी भी दोस्त वगैरह से, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव। उसके बाद 17वां देखेंगे तो उच्च जन्म दर और मृत्यु दर सेम है आपका। अब हमारे पास आ जाते हैं बी पार्ट, जो कि थोड़ा सा बड़े वाले आंसर होते हैं। आई थिंक ये 3-3 नंबर के होंगे। तो दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा आपको पैसेज, और ये 3 नंबर का है, ठीक है। एक बार इसे पूरा पढ़ लीजिए, इसे पूरा समझे। और अगर वीडियो स्पीड में हो तो इसे स्लो कर लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे आपको प्रश्न, ओके, तो यही प्रश्न है आपका और इसी को आपको समझ के क्या आंसर देना है। यहाँ पर देखो आपको ABC, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दे रखे, जैसे भाई ए ग्रामीण बस्ती शहरी बस्ती से किस प्रकार भिन्न है, बी है शहर आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, कथन का औचित्य आपको सिद्ध करना है, और सी है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में सामाजिक रिश्ते अधिक घनिष्ठ होते हैं शहरी क्षेत्र की अपेक्षा। तो इसका एक कारण आपको बताना है। अब आपको यहाँ पर मानचित्र दे दिया है, अवलोकन करें इस मानचित्र का। एक बार देखेंगे क्या इसमें पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर जो है प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि भाई एक पहला की रेलवे लाइन और उस देश का नाम बताएंगे जहाँ स्थित है, ठीक है, पहला। उसके बाद दूसरा है भाई ए और बी के रूप में चिन्हित स्टेशनों के नाम आपको बताने हैं। यहाँ पे ए और बी है ये स्टेशन, और सी है भाई 2 कारण बताएंगे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्यों है, तो इसका रीज़न आपको बताना है। इसी तरह से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखे हैं, आप इसे समझ लीजिए। अब हमारे पास सी पार्ट आ जाता है जो कि लघु उत्तरीय हैं, यानी कि 3-3 नंबर के। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 20वां, 21वां और 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 20वें में आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है, या तो ऊपर वाला कर लें, उच्च विकास का मूल्य लक्ष्य ऐसी परिस्थितियाँ बनाना है जहाँ लोग सार्थक जीवन जी सकते हैं। सार्थक से आपका क्या अभिप्राय? सार्थक का मतलब क्या है? जीवन जीने में सार्थक का मतलब क्या है? जहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हो, उसे भाई रोटी कपड़ा मकान, अपना जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हो, है ना। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट लिखेंगे। या जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लोगों की पसंद कैसे प्रभावित होती है मानव विकास की कमी के कारण, पूरा आंसर बताना है। 21वां राष्ट्रीय युवा नीति की विशेषताएं बताओगे। और 22वां है मानव का प्राकृतिकरण मानवीकरण से किस प्रकार भिन्न है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है प्राकृतिकरण, दूसरा है मानवीकरण। तो ये दोनों आपको बताने कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। अब या तो आप ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें 22वें में,
भूगोल में मौजूद द्वैतवाद का मूल्यांकन। तो द्वैतवाद क्या है भूगोल में। 23वां देखो, चतुर्थक गतिविधियाँ अनुसंधान और विकास पर केंद्रित हैं। तो इस कथन का आपको परीक्षण करना है, मतलब इसको देखना कि कितना सही है कितना गलत है। अब आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5-5 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं खंड डी में, डी पार्ट में। और आंतरिक क्षेत्र में प्रति एकड़ कम उपज है लेकिन प्रति व्यक्ति उच्च उपज है। दुनिया में मध्य अक्षांशों की अर्ध शुष्क भूमि के हिस्से का। तो अब आपको समर्थन करना है कि विश्व के विभिन्न भागों से उपयुक्त उदाहरणों सहित कथन आपको देने हैं। उसके बाद 25वां में इंदिरा में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाते, गांधी नहर कमान क्षेत्र। 26वां देखो, 26वें में 2 पार्ट हैं, या तो आप ए वाला कर लें या बी वाला कर लें। भारत में भूमि निम्नीकरण मानव निर्मित प्रक्रियाओं के कारण होती है। जो भूमि का निम्नीकरण है वो मानव निर्मित, मतलब हमारे जो भी काम है उनके कारण होता है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं से भी अधिक हानिकारक होता है। मतलब जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उससे ज़्यादा मानव निर्मित हानिकारक होता है। तो आपको स्पष्ट करना है और कोई एग्जाम्पल भी आपको देना है, ठीक है। बी वाला है कि भाई हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या कैसे बन गई है भारत में, व्याख्या करना है। ध्वनि प्रदूषण आप देखोगे डीजे वगैरह, हॉर्न वगैरह, है ना। लोग तो बाइक में भी इतना अजीब सा हॉर्न लगा देते हैं। डीजे में पड़ोस में क्या बजता है, लगता नहीं है कि मतलब ये। और साथ में आप देखोगे जब भी कोई धार्मिक त्यौहार वगैरह होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो, वो बड़ी तेज़ी से उसमें हॉर्न वगैरह बजता है। अब आप यहाँ पे आप देखोगे जो 27वां, कैसे तकनीकी नवाचार आधुनिकता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तकनीकी जो है ना वो टेक्नोलॉजी, वो नवाचार यानी कि जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विनिर्माण उद्योग पे तो किन्हीं 5 पहलुओं को स्पष्ट करना, 5 आपको बताना है कि कैसे तकनीकी नवाचार वो विनिर्माण उद्योग में मतलब महत्वपूर्ण है आधुनिकता में। या तो आप बी वाला कर लें, हैं, उच्च प्रौद्योगिकी या बस उच्च तकनीक नवीनतम पीढ़ी है। विनिर्माण गतिविधियां उपयुक्त सही कथन की पुष्टि करना है आपको। उसके बाद 28वां देखो, भारत के लिए समुद्री बंदरगाहों के क्या फ़ायदे हैं। समुद्री बंदरगाह होते हैं ना, तो जो समुद्री बंदरगाह हैं उनके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स आपको बताने हैं। या तो आप नीचे बता दो, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है बंदरगाह को। अब भैया ई पार्ट आपको आ जाता है मैप में, ठीक है। यहाँ पर आपको 29 और 30 मैप में दे रखा है। इसमें 5-5 नंबर के आपको एक बार मैप पूरा देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो इन्होंने दे रखा है भाई ई में आपको एक बंदरगाह प्रमुख, बी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, डी में दक्षिण अमेरिका के में निर्वात संग्रहण का एक क्षेत्र, और ई में दे रखा एशिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। एफ में दे रखा खाना बदोश पशुपालन का एक क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ आपको फिल करनी है। जी में जो है व्यापक वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र, और एच में व्यापक वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको 5 ही करने हैं, मतलब आपको 7-8 यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको इनमें से कोई 5 जो आते हैं वो करने हैं। और यहाँ पर इसी तरह से आपको दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी कुछ प्रश्न हैं, ये भी आपको पढ़ के इनका आंसर देना है। अब ये आपको पॉलिटिकल जो है मैप है, इस मैप में आपको इसे भरना है। उसी तरह से आपको यहाँ पर 30वां प्रश्न है, ये भौगोलिक यानी कि भूगोल वाला मैप आपको मिल जाता है। और यहाँ पर भी सेम आपको एफ तक सवाल दे रखे हैं, आपको इन्हें एक बार देखें समझे, जी तक सॉरी। और यहाँ पे आपको ये मैप दिया है, इस मैप में आपको भरना इसे, और दृष्टिबाधित बच्चे भी अपने प्रश्न देख ले। तो आई होप आपको हिंदी मीडियम का पेपर अच्छे से समझ आया होगा। आंसर आपको अपने टीचर से ही लेने हैं, और साथ में आंसर की से भी ले लें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह से आपको और भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे, तो भैया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। धन्यवाद।